नमस्ते मित्रों। अभी मैं लाया हूँ हिंदी विषय के महत्वपूर्ण सवाल। पहला नंबर है बातचीत। बातचीत को जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, जिनका जन्म 1844 में हुआ था बालकृष्ण भट्ट का, और 1914 में मृत्यु हुई थी। पहला नंबर सवाल उसी से रिलेटेड है कि बातचीत निबंध की विशेषता बताएं। बातचीत निबंध की विशेषता बताएं। तो इसका उत्तर है सुविख्यात निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के अनुसार सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करना है जिससे व्यक्ति स्व से बात कर सके। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के दरमियान ही मनुष्य अपने दिल की बात को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बातचीत के द्वारा ही दो व्यक्तियों से लेकर मीटिंग या सभा तक की भावना और चाहत को समझा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष को सहज ही समझा जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि मौन रहने से व्यक्तित्व का पता लगाना आसान नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। इनके द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया यह प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर में सन 1883 में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान से आकर यहाँ बसे थे। गुलेरी जी संस्कृत और अंग्रेजी के प्रखंड पंडित और मर्मज्ञ विद्वान थे। अजमेर के सुप्रसिद्ध मेयो कॉलेज में बहुत दिनों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्त किए गए थे, किंतु इसके थोड़े दिनों बाद 37 वर्षों की ही अल्पायु में इनका देहांत हो गया। 1922 में इन्होंने जयपुर से समालोचक नामक पत्र का प्रकाशन भी करवाया था। इन्हें निबंध और कहानी दोनों विधाओं में पर्याप्त रूप से सफलता मिली है। अपनी एक ही कहानी उसने कहा था के कारण इनका हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय स्थान बन सका। और सेकेंड क्वेश्चन है, उसने कहा था से ही रिलेटेड है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश अथवा मार्मिकता पर प्रकाश डाले, अथवा लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर किसी दोनों में से कोई प्रश्न आए तो ये उत्तर लिखेंगे कि हिंदी कहानी साहित्य के इतिहास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था अपने ढंग की पहली उड़कानुमा कहानी है। उड़कानुमा कहानियाँ अपनी उत्सुकता अंत तक बनाए रखती है, अर्थात ऐसी कहानियाँ संश्लिष्ट हुआ करती है। ऐसे ही प्रसंगों में सामने आ जाते हैं दो मुख्य पात्र, 8 साल की एक लड़की और लगभग इसी अवस्था में कुछ बड़ा एक लड़का। दोनों सिख है। कथोपकथन भी अपने अद्वितीय प्रवाह के साथ तेरी कुरमाई हो गई धत पूरी कहानी के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य का विकास स्रोत बन जाता है। खींच कर लड़की का यह कहना है कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से काढ़ा हुआ रेशमी सालू। बस इतने से ही यह कहानी स्मृति के एकांत कैनवास में ढल जाती है। कथाकार 25 वर्षों की एक लंबी छलांग लगाता है और सीधे फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। कहानी मार्मिकता की खुराक पाकर सफलता प्राप्त करती है। जीवन के प्रारंभिक प्रवाह के साथ ही लहना ने सूबेदारनी के प्राण बचाए थे।
जब तक एक तांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था और वह स्वयं घोड़े की लातों में चला गया था। दोनों में प्रेम तभी उपजा, पैर तभी लगा 25 वर्षों बाद पहली बार सूबेदारनी ने जो कुछ मांगा उसके एवज में लहना ने अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। ऐसा पवित्र समर्पण बिरले ही घटित होता होगा। यो हजारा सिंह और बोधा दोनों समझ गए थे कि लहना हम लोगों का ख्याल ज्यादा करता है। समस्त घटनाक्रम और कथानक का विकास लहना की स्मृति में चित्र रूप से होता रहा। चारित्रिक दृष्टि से इस कहानी में स्वार्थ की भूमि पर एक महान आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। और अगला महत्वपूर्ण सवाल है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो इसका उत्तर है, उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं युद्ध जीतने की खुशी में। अगला प्रश्न है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? इसका उत्तर है कि विजय पर्व मनाने की तैयारी में सड़कों को सींचा जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है? तो हाँ, नागरिकों को पेट की चिंता है। नागरिक स्वार्थी है, वे देश की चिंता से लापरवाह है। स्वार्थ और अज्ञानता ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। वे अपने निजी सुख दुख में ही व्यस्त है, जो जायज नहीं है। अगला प्रश्न है कि बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? सोचिए, अगर जिम्मेवारी मिलती तो क्या होता? उत्तर है इसका, बूढ़ा मशक वाला सच को दर्ज करने या बोलने की जिम्मेवारी से मुक्त है। तो अगला प्रश्न जो है गांव का घर से है, जिसके लेखक ज्ञानेंद्र पति है। प्रश्न है, गांव का घर कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज है, वर्णन करें। अथवा कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? अगर दोनों में से भी कोई प्रश्न आए तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कवि की कई स्मृतियां कविता में दर्ज है। अपनी कविता के माध्यम से कवि उन स्मृतियों में खो जाता है। घर का चौखट गांव की रूढ़िवादी परंपरा का प्रतीक है, जहां से घर के अंदर प्रवेश करने के लिए बुजुर्गों को खांसकर आवाज लगाकर जाना पड़ता था। गेरू लिपि दीवार अभाव एवं विपन्नता की ओर संकेत करती है। सर्कस पैसे कमाने के लिए का सहारा लेता है तथा ग्रामीणों की जेब खाली कराता है। तो अगला महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, कविता के केंद्रीय भाव पर विचार करें। गांव का घर कविता जो है उसके केंद्रीय भाव पर विचार करें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बदलते परिवेश और आचार विचार से कवि अत्यंत ही चिंतित है। मित्रों, मैं बता दूं कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 में भी पूछा गया है, 10 में भी पूछा गया और 15 में भी। गाँव में पसर रही कुरीतियाँ, कलह और वैमनस्य से संवेदनशील कवि उदास और चिंतित है। गांव का घर एक कालजयी कृति है। बड़ों के प्रति आदर और आत्मीयता के भाव विलुप्त होते जा रहे हैं। घर की ढहती दीवार अपनी अतीत की गाथा को लेकर अवस्थित है। अब बचपन भी तो नहीं रहा जहां निष्कुलता और सहज भाव अपने आप उभरता था। इस प्रकार गांव का घर काव्य कृति में जीवन की सच्चाइयां उभरकर सबके सामने आती है। कवि का मन अपने गांव यानी भारत के गांव की बदलती तस्वीर को देखकर बेचैन है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार प्रश्न एनुअल एग्जाम में पूछता है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि गांवों की पुरानी व्यवस्था तथा नैतिक मूल्यों का वर्तमान व्यवस्था द्वारा ह्रास कवि की चिंता का विषय है। नई व्यवस्था में पंचायती राज में मानो पंच परमेश्वर खो गए हैं। पुरानी ग्रामीण व्यवस्था में
गांवों के विवाद को निपटाने में पंच परमेश्वर तथा पंचायत की भूमिका का वर्णन किया गया है। वही वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनिकता तथा अराजकता की ओर संकेत किया है। कवि की ऐसी प्रतीति है कि पंच परमेश्वर का सौम्य रूप पंचायती राज की अव्यवस्था तथा अन्याय के अंधकार में लुप्त हो गया है। अगला और महत्वपूर्ण सवाल है कि कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। ध्यान से सुनेंगे, कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि होरी, चैती, बिरहा, आल्हा आदि लोकगीतों की दुर्गति देखकर कवि दुखी है। उसे यह देखकर गहरा खेद हो रहा है कि आधुनिक संस्कृति ने लोकगीतों की जन्मभूमि में ही उसे विकट स्थिति में पहुंचा दिया है। उसकी इस दुर्गति पर शोक गीत द्वारा संवेदना प्रकट की जा रही है, जो भटकाव की स्थिति में है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? ध्यान से सुनेंगे कि आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है कि आवाज के अंदर जो ताकत छिपी हुई है, जिससे वह दूर तक किसी को भी सावधान कर दे या व्यवस्था को बदल दे, अथवा वैसा प्रकाश जो आवाज देकर व्यवस्था बदल दे। इस प्रकार मित्रों, यह VVI महत्वपूर्ण सवाल था जिसको मैंने आपके लिए लाया और आगे लाता रहूँगा अन्य विषयों के साथ। धन्यवाद।